Dear students, today's topic is transformer. We are going to study about the working of this transformer in detail. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? चेंज करना. तो यहाँ पर किस चीज का चेंज हो रहा है? The changes of voltages. We can say that this transformer is a device which transforms the voltages. Transforms the voltages. How can we transform the voltage? voltages को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में. ये कन्वर्जन हम ट्रांसफॉर्मर का कर सकते हैं. On what principle does it work? The principle of working of the transformer is mutual inductance. Mutual induction. The phenomena of the mutual induction we have already learned. क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन में? When current passes through one coil, an EMF is induced in its neighboring coil. This is the phenomena of mutual induction and it is the principle upon which the transformer work. ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये दो तरीके से वर्क करता है, इसलिए दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. एज द नेम सजेस्ट द टाइप्स क्या क्या है? स्टेप अप और दूसरा हो गया स्टेप डाउन. स्टेप अप का मतलब जब वोल्टेजेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं. मीन्स दिस टाइप ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स ए लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज. एंड स्टेप डाउन का मतलब कम करना या डाउन कर देना. तो दिस टाइप ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स ए हाई वोल्टेज इनटू ए लो वोल्टेज. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. First of all, it consists of a core which is made up of soft iron. Now this is a cubical soft iron core and the core is laminated. This is the laminated core which is made up of soft iron. Soft iron taken because its permeability is high and lamination. Why it is laminated? So that we can minimize the eddy current. So laminated core will minimize the eddy currents. And this is the laminated core which is made up of soft iron. Soft iron material is taken as soft iron because its permeability is high. permeability high होने से क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कंसंट्रेटेड रहता है. Why it is laminated? laminated करने से क्या होगा? The effect of eddy current is minimized. कि जो इसके अंदर अपोजिंग नेचर की एडी करंट्स प्रोड्यूस होगी वो मिनिमम प्रोड्यूस हो, उसके लिए इसकी लैमिना कोर को लैमिनेटेड किया जाता है. शेप ऑफ द कोर कैन बी टेकन इन फॉर्म ऑफ दिस आई शेप. कोर की शेप आई लेटर के जैसी भी होती है. जनरली यही शेप हम रखते हैं. N turns of insulated copper wire is wrapped over this coil. The coil which is connected to the input source, input voltage. वो वोल्टेज जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है उसे हम इनपुट वोल्टेज कह रहे हैं और उसको डिनोट कर रहे हैं EP से. तो the coil which is connected to the input voltage is called as
प्राइमरी कॉइल। ये कौन सी कॉइल है? दिस इज नेम्ड एज प्राइमरी कॉइल। The second coil, which is wrapped over the primary coil and is connected to the load resistance, across which we get the output. Output is ES. तो ये जो दूसरी कॉइल है जिसको हमने पहली कॉइल के ऊपर ही रैप किया हुआ है, ये भी इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी हुई है और इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हम एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट वोल्टेज ES है। इसी तरीके से अगर ये शेप है तो यहाँ प्राइमरी कॉइल ये हो गई जो कि किससे कनेक्टेड है? इनपुट से। यहाँ इनपुट वोल्टेज है और इसको हमने नाम दिया है प्राइमरी कॉइल और इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 3। सेकेंडरी कॉइल यहाँ कनेक्टेड है जो कि रेजिस्टेंस लोड से कनेक्टेड है इसके टर्मिनल और आउटपुट हमें यहाँ मिल रहा है। ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल इनपुट से कनेक्टेड, सेकेंडरी कॉइल आउटपुट में। ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू NP एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज NS। अब आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों कोर्स में कौन सी वाली बेटर वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो इंडक्शन है म्यूचुअल इंडक्शन, प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफार्मर का? म्यूचुअल इंडक्शन है। तो म्यूचुअल इंडक्शन इस केस में बेटर होगा क्योंकि यहाँ फ्लक्स का लॉस नहीं होगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के साथ लिंक रहेगा वही मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक रह जाएगा। यही केस इसमें भी है। यहाँ भी ये इंडक्टिवली कपल्ड है तो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वही सेकेंडरी में रहता है, लेकिन इस केस में कुछ फ्लक्स का लॉस हो सकता है। पर यहाँ पर बेटर वर्किंग आएगा क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। दिस इज द असेंबल्ड पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। यू कैन सी ये जो इसके ऊपर एक कवरिंग लगा रखी है, हम इस कवरिंग को हटा सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये कैसा होता है। मैं आपको दिखा दूंगी। आपने इस प्रकार के ट्रांसफार्मर्स देखे होंगे, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं। अंदर से देखो ये क्या है, इसकी लैमिनेटेड कोर है। ध्यान से देखिए लैमिनास जो हैं वो बने हुए हैं और ये यहाँ पर कॉइल के टर्मिनल से एक तरफ से निकल रहे हैं। ये सेकेंडरी कॉइल के टर्मिनल्स है, प्राइमरी कॉइल के टर्मिनल्स इसमें डैमेज हो चुके हैं और इसके ऊपर एक टेप लगा रखी है। अंदर क्या है? अंदर कॉइल्स है जो इनेमल्ड कॉपर वायर से बनी हुई है। लेट अस सपोज NP is the number of turns in primary coil, NS is the number of turns in secondary coil, phi P is the magnetic flux linked with primary coil and phi S is the magnetic flux linked with secondary coil. This is magnetic flux in both the cases. IP is the current in the primary coil and IS is the current in the secondary coil. By Faraday's laws of electromagnetic induction, this EP is equal to minus of NP into d phi P over dt and ES is equal to minus of NS into d phi S upon dt. Now let us suppose that the flux leakage is equal to 0. Flux leakage between the two coils is 0 means that whatever flux is linked with the primary, the same value of the flux is linked with the secondary coil. So that we can say that phi P is equal to phi S.
Now dividing equation number 2 by 1, we get ES upon EP is equal to minus of NS d phi s over dt whole divided by minus of NP d phi p over dt. Negative sign is cancelled and this rate of change of flux is also cancelled because there is no leakage of the magnetic flux. Then this ES upon EP is equal to NS upon NP. This ratio is equal to constant and we are naming it as K, where K is called the transformation ratio. This is the transformation ratio and this transformation ratio will decide how much time the transformation in the voltages is to be done. For example, if K is equal to 2, it means that the voltages will be doubled. अगर हमने 220 वोल्ट अप्लाई किया है तो आउटपुट में वो कितना हो जाएगा 440 वोल्ट. If K is equal to half, it means that the voltage will be reduced to half. If we have supplied an input of 220 volt, output में कितना मिल जाएगा half of this value, that is 110 volts. तो K की वैल्यू अगर मान लीजिए for step up ट्रांसफॉर्मर है, for step up ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है ES is greater than EP, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हमने कैसे डिफाइन किया है, ट्रांसफॉर्मर विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज. तो जब सेकेंडरी कॉइल में EMF है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू दैट इन द प्राइमरी कॉइल. तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या हो गई, इफ ES इज ग्रेटर देन EP, K इज ग्रेटर देन 1. If K is greater than 1, तो फिर NS is greater than NP. मतलब क्या हुआ कि एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज लेस एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज मोर. एक और बात होती है कि जब प्राइमरी कॉइल के टर्न्स हैं ये मोटे मीन्स थिक कॉपर वायर के होंगे और सेकेंडरी कॉइल में थिन कॉपर वायर यूज करेंगे. तो अगर आपने कोई ट्रांसफॉर्मर ऐसा देखा जिसमें प्राइमरी कॉइल में ये है और सेकेंडरी कॉइल में इतने टर्न्स दिखाए हैं, तो ये कैसा हो गया, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा, दिस इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. ये उसकी पहचान होती है. इसी तरह से इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ES is less than EP, therefore K is less than 1 or greater than NS. तो यहाँ से हमें क्या मिला कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल. ये कौन सा बनेगा, ये अरेंजमेंट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का है. ऑल्सो द इनपुट पावर इन द ट्रांसफॉर्मर, इट इज P इनपुट इज इक्वल टू EP इंटू IP. सिंपल फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. एंड आउटपुट पावर कितनी होगी इस केस में, P output is equal to ES into EP, IS. Output power is ES into IS, the product of current in the secondary coil. Now, if no loss of power, मान लेते हैं कि पावर का लॉस कितना है, 0 है, तो then P input is equal to P output. तब इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर आएगी. और we have ES EP IP is equal to
ES. This gives us ES upon EP is equal to IP upon IS. और ये रेशो किसके बराबर है? K के बराबर है। तो अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर रिवर्स हो गया। वोल्टेजेस अगर लो से हाई में कन्वर्ट होगा तो करंट हाई टू लो हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ये एक नंबर होता है, क्योंकि ये रेशियो ऑफ द टू वैल्यूज है, या तो EMFs का रेशियो या नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो या फिर ये करंट्स का रेशियो। वी नो दैट K इज इक्वल टू ES अपॉन EP which is equal to IP upon IS and it is equal to NS upon NP। ये रिलेशनशिप है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, जो कि ES by EP के बराबर या IP upon IS या NS upon NP होता है। तो in this case of step up transformer, as ES is greater than EP, we can say these values are greater than 1। मतलब IP is greater than IS and NS is greater than NP। तो ये तीन रिलेशंस हमें मिले स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर? इन a step up transformer, low voltage is converted into high voltage, high current is converted into small current or low current, and number of turns in the secondary coil is more than number of turns in the primary coil। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जो नंबर से देख करके हम पहचान कर सकते हैं, प्राइमरी कॉइल में स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सेकेंडरी कॉइल में मोर नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को इसी तरीके से देखें तो एस हियर K इज लेस देन 1, सो वी कैन से IP इज लेस देन IS। देखो प्राइमरी से सेकेंडरी में आने पर वोल्टेज क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। और करंट क्या हो रही है? प्राइमरी से सेकेंडरी में आने पर करंट इंक्रीज हो रही है। साथ ही जो नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल है ये लेस होगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है? हाई वोल्टेज लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट converted into low voltage high current। और इसकी पहचान क्या है? The number of turns in the primary coil is less than the number of turns in the secondary coil। तो ये कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस है दोनों के बीच और ये उसका वर्किंग डिफरेंस है। In an electrical circuits where we are using a ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज होता है? ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जितने भी एलिमिनेटर्स होते हैं उन सब में यूज होता है, चार्जर्स में यूज होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, जो सप्लाई है वोल्टेजेस की घर में वो कितनी है? 220 वोल्ट्स, उसको हमें रिड्यूस करना है 6 वोल्ट के AC में या 12 वोल्ट के AC में या 24 वोल्ट एज द रिक्वायरमेंट इज। तो जब हम इसके वोल्टेज को रिड्यूस कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? 220 वोल्ट AC वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू सपोज 6 वोल्ट ऑफ AC इटसेल्फ। AC से AC में कन्वर्जन हो रहा है। और ऐसे जो एलिमिनेटर्स होते हैं आप लैब में इस्तेमाल करते हैं फॉर दी सप्लाई ऑफ द करंट, उसमें वेरिएबल टर्मिनल होता है। ये जो 3 टर्मिनल है इसमें से 2 तो फिक्स्ड है और एक बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक वेरिएबल टर्मिनल है जो क्या करेगा? डिफरेंट रेजिस्टेंसेस से जोड़ करके हम एक नॉब लगा देते हैं और उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करने से ये वोल्टेजेस को मीन्स अलग अलग आउटपुट हमें देता है। 2 वोल्ट भी दे सकता है, लाइक 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड और 8 वोल्ट, 10 वोल्ट लाइक दिस। तो ये एलिमिनेटर में वर्क करने वाला एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है।
व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर स्टेशंस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम पावर को सप्लाई करते हैं, व्हेन वी सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, देन द पावर इज सप्लाइड एट अ वेरी हाई वोल्टेज। इसको हम हाई टेंशन लाइन के थ्रू, एक जब वायर के थ्रू केबल से आता है, ओवरहेड केबल से, तो आपने ये नाम सुना होगा हाई टेंशन वायर। हाई टेंशन वायर का मतलब जिस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 11 किलो वोल्ट के करीब होता है, या 11 किलो वोल्ट होता है, उसे हम हाई टेंशन लाइन कहते हैं। और वहाँ पर जब पावर स्टेशन पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट हो रही है जिस वोल्टेज पर, उस वोल्टेज को पहले स्टेप अप कर लिया जाता है विद द यूज़ ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहाँ इस्तेमाल होता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जैसे कि अभी बताया, it is used in different electrical circuits. Energy losses in the transformer. When a transformer works, there are certain losses of energy during its working. These are called as the energy losses. What are the energy losses? There are 5 types of energy losses. First one, iron loss, copper loss, then there is flux loss, humming loss, and the last one, hysteresis loss. Let us discuss one by one. Iron loss. It is the loss of energy in form of heat generated in the iron core. Soft iron core जो होती है, उसमें the alternating voltage is supplied to the primary coil, then an EMF is induced in the coil itself, as well as eddy currents are developed in the soft iron core. Though we have laminated it so that the eddy currents may be minimum, but हमने क्या किया है, उस सॉफ्ट आयरन को लैमिनेटेड कर दिया है ताकि एडी करंट्स मिनिमम हो सके, लेकिन ये एडी करंट्स को ज़ीरो नहीं किया जा सकता। इसलिए ये एडी करंट जब सॉफ्ट आयरन कोर में डेवलप होती हैं तो एक हीट प्रोड्यूस करती हैं ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वजह से जो एनर्जी का लॉस हो रहा है हीट एनर्जी के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं आयरन लॉस। सिमिलरली दिस कॉपर लॉस, it is the loss of energy in form of heat developed due to the passage of the current as well as due to the induced current in the copper coil. कॉपर कॉइल में से करंट जब फ्लो करती हैं तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, और ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है वो एनर्जी का लॉस है ट्रांसफार्मर की वर्किंग में, तो इसे कहते हैं हम कॉपर लॉस। थर्ड वन इज फ्लक्स लॉस। Though we have assumed, हमने उस though the shape of the core is made such that there is a minimum loss or no loss of magnetic flux between the secondary and the primary coil, but still what happens, some of the flux is leaked to the surrounding. तो यहाँ पर जो फ्लक्स के फॉर्म में जो एनर्जी का लॉस हो जा रहा है उसे हम फ्लक्स लॉस कहते हैं। एंड द फोर्थ वन, हमिंग लॉस। हमिंग लॉस एक साउंड होती है वाली, ट्रांसफार्मर को हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में, फ्रिज, टीवी या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं, तो जब वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है तो थोड़ी देर के बाद एक साउंड आनी शुरू हो जाती है जिसे हम हमिंग साउंड कहते हैं। तो इसकी वजह से साउंड एनर्जी के फॉर्म में कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, उसे कहते हैं हमिंग लॉस। The energy dissipated in form of sound energy is referred to as humming loss. And the last one is the hysteresis loss. Hysteresis is a phenomena in which the magnetization and demagnetization of a material takes place, due to which there is a loss of energy. तो जो सॉफ्ट आयरन कोर है, इससे जब करंट पास होती है तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाती है। वो जिस पोलैरिटी से मैग्नेटाइज होती है
क्योंकि सप्लाई होने वाली AC की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड में कितनी साइकिल आ गई, 50 साइकिल। इट मीन्स एक साइकिल में, दिस इज 1 साइकिल ऑफ AC, एक साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, 2 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो जाएगा AC का, 100 टाइम्स। तो सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर या जो मेटल्स लगाया है, जो कोर है, उस कोर में जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में वो मैग्नेटाइजेशन रिवर्स हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। और ये बहुत फास्ट रेट से हो रहा है, 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड। तो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन there is some loss of energy. This is called as hysteresis loss. For long distance transmission of electric power, we use these transformers. Actually what has happened, the power which is produced in the power plants or power generators, the power generation is done at a low voltage. Now when this power is to be supplied to a long distance, पावर स्टेशन से लेके हमारी प्लेस तक जब पावर आती है तो इसे काफ़ी दूर चलना पड़ता है। और इस केस में जो एनर्जी का लॉस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, एनर्जी जो है, जब करंट इतनी दूर से सप्लाई होती है तो लॉस ऑफ द हीट इज प्रोड्यूस, लॉस ऑफ एनर्जी इज डन, और इन लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन फॉर्म ऑफ हीट। The formula for heat is I square RT. That means if voltage, and once again this power is equal to V into I. So if voltage is kept low, the current is high. अगर हम लो वोल्टेज पर ही पावर को सप्लाई कर देंगे तो करंट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। करंट अगर हाई रहेगी तो यहाँ पर हीट ज़्यादा जनरेट होगी, मीन्स देयर इज मोर लॉस ऑफ हीट एनर्जी। एक और तरीका है कि हम क्या करें, मीन्स करंट, हम हीट को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम हीट को कम करना चाहें तो हीट को कंट्रोल करने का दूसरा फैक्टर R है, रेजिस्टेंस को हमें कम करना पड़ेगा। अगर हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो वायर्स जो यूज़ हो रहे हैं वो ब्रॉड होने चाहिए या मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो इतने मोटे वायर्स को ले जाने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग पिलर्स चाहिए। तो इस सब से क्या होता है, थोड़ी इनकन्वीनियंस होती है और साथ में कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि वायर को मोटा करना मतलब मोर मटेरियल, मोर कॉस्ट, और उसको सपोर्ट लगाने के लिए भी अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ भी कॉस्ट इंक्रीज होगी एज वेल एज देयर इज अ रिस्क ऑल्सो। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है कि लो हीट के लिए पावर जो सप्लाई हो वो लेस करंट पर हो। तो करंट की वैल्यू रिड्यूस करने के लिए वोल्टेज को क्या कर दिया जाता है, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। आप जानते हैं जो हाई टेंशन लाइन होती है वो हाई वोल्टेज पर चल रही है और करीब 11 किलो वोल्ट इतने वोल्टेज पर पावर क्या हो रही है, ये ट्रांसमिट होती है। वोल्टेज हम इतना बड़ा कर देते हैं, आप कंपैरिजन करो कि अगर हम वोल्टेज को सपोज पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड पावर में पहले हमने इस्तेमाल किया लो वोल्टेज पर 220 इंटू I1 और सेकेंड टाइम हमने इसको किया 11,000 वोल्ट इंटू I2। तो कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस 220 इंटू I1 इज इक्वल टू 11,000 इंटू I2। So from here I1 upon I2 is equal to which is equal to 50 on calculation. Thus I2 is equal to I1 divided by 50। मतलब अगर हमने हाई वोल्टेज पर पावर सप्लाई की तो करंट 50 टाइम्स रिड्यूस हो गई, और करंट अगर 50 टाइम्स रिड्यूस हुई तो हीट कितने टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, 1/50 इंटू 1/50। दैट मीन्स इट बिकम्स 1/2500 टाइम्स। तो
आप देख सकते हैं, ये एक जस्ट एक कैलकुलेशन करके आपको एक आइडिया दिया कि अगर हम वोल्टेजेस को हाई बना कर लेते हैं तो पावर का जो लॉस है हीट के फॉर्म में ये काफ़ी कम किया जा सकता है। तो इसीलिए हाई वोल्टेज पर पावर सप्लाई होती है पावर स्टेशन से किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए। अब हमें घर पे चाहिए नहीं, हम इस 11 kV इतने वोल्टेज 11,000 वोल्ट की जो पावर है इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी रिक्वायर ओनली 220 वोल्ट एंड इन सम केसेस इट इज 440 वोल्ट ऑल्सो इन सम इंडस्ट्रीज। तो अब हमें लो वोल्टेज की पावर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया पर जो छोटा पावर मिनी पावर स्टेशन या सब पावर स्टेशन होते हैं वहाँ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो कि ये 11 किलो वोल्ट की वोल्टेज को कन्वर्ट कर देगा कितने में, या तो 220 वोल्ट पे अगर इतना चाहिए तो, और या फिर ये और किसी वैल्यू में जैसे कि 440 का चाहिए तो उसके लिए हम अलग अलग ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स को यूज़ करके इन वोल्टेजेस को अप्रोप्रिएट वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। So therefore, transformer is a very important device for this long distance transmission of energy or power, because with the help of transformer we reduce the loss of energy in form of heat. Hope you have understood the working of this transformer. Thank you.